नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम आगे का टॉपिक करेंगे उत्प्रेरण। आपको पहले बताया था कि इस 5वें चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में 3 मुख्य टॉपिक्स पर आपको पढ़ना है। अधिशोषण जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा कोलॉइड। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उत्प्रेरण। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। विशेष बात है उत्प्रेरक की, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक और उनकी क्रिया कहलाती है उत्प्रेरण। तो इसकी परिभाषा आपकी किताब में दे रखी है, यहीं से करेंगे। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं द्रव्यमान और संघटन की दृष्टि से अप्रभावित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। आगे है उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक शब्द से आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिविटी की तरफ है। हमने परिभाषा में किया था उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो वेग को बढ़ा देता है। परिवर्तित करने में बढ़ाना भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक वे हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इसका उदाहरण है एक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपघटन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 इसका सूत्र होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपसे मैंने पहले भी कहा था, जो सूत्र आ रहे हैं नए नए उनको याद रखा करें। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जब अपघटन होता है, मतलब यह टूटता है अपने तत्वों में, तो उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मतलब अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए वो होती है 76 किलोजूल प्रति मोल। परंतु यदि इसी अपघटन को, इसी क्रिया को कोलॉइडी प्लैटिनम की उपस्थिति में करवाएं, मतलब यहाँ पर कोलॉइडी प्लैटिनम उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होकर के आ जाता है 57 किलोजूल। मतलब अभिक्रिया कम ऊर्जा लेकर के और जल्दी हो जाती है। अर्थात उत्प्रेरक अपनी उपस्थिति में संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम होती है? कि वह उसके लिए दूसरा रास्ता दे देता है, ऐसा रास्ता जिसमें सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, विधि बदल देता है। यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया गया कि अभिक्रिया इधर चल रही है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे मतलब अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, और ऊपर इसकी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो प्रारंभ में ये अभिकारक की ऊर्जा है। ध्यान रखेंगे अभिकारकों को एक विशेष ऊर्जा तक पहुंचाना पड़ता है, पहले उनकी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ता है, तब उत्पाद बनते हैं। और फिर धीरे धीरे चाहे हम ऊर्जा कम भी कर दें, लेकिन एक विशेष ऊर्जा तक तो जाना ही पड़ता है। इसे कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। और बाद में फिर उत्पाद बन जाते हैं। धीरे धीरे ऊर्जा देनी भले कम कर दें, लेकिन अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उत्पाद बनते जाएंगे। अब देखिए कि अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, अनुत्प्रेरित अभिक्रिया, तब सक्रियण ऊर्जा इस लेवल तक है, यहाँ तक। और यदि उत्प्रेरित अभिक्रिया है, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया, यहाँ पर आ गया ये। तो इस प्रकार उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। ये इसका उदाहरण था। तो धनात्मक उत्प्रेरक में परिभाषा लिखेंगे
इसका उदाहरण लिखेंगे यहाँ तक। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में क्रिया करें तो 76 किलो जूल प्रति मोल, और अगर उत्प्रेरक कोलोइडी प्लैटिनम की उपस्थिति में क्रिया करें, अपघटन हो इसका, तो वो है 57 किलो जूल प्रति मोल। और यदि इसका कारण पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये 2 लाइनें बतानी है कि अभिक्रिया के पथ को या अभिक्रिया की क्रियाविधि को बदल देते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। और ये चार्ट भी आपको इसमें बना देना चाहिए, ये जो आपके ग्राफ दे रखा है ये भी बना देना चाहिए धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण में, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। दूसरा प्रकार है ऋणात्मक उत्प्रेरक, उल्टा होगा उसका। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उन्हें कहा जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। इन्हें मंदक या निरोधक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जाम्पल लिया था धनात्मक उत्प्रेरक में। अगर कोलोइडी प्लैटिनम उत्प्रेरक के रूप में हम लेते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की। वही एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन यदि अब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो अपघटन का वेग कम हो जाता है। ये अपघटन की समीकरण दे रखी है 2H2O2 = 2H2O + O2। तो इसमें अगर ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। हमने इन दोनों उदाहरण का तुलना यहाँ पर लिखी है। धनात्मक उत्प्रेरक H2O2 का अपघटन, कोई उत्प्रेरक नहीं है जब, तो एक्टिवेशन एनर्जी 76 किलो जूल प्रति मोल। अगर कोलोइडी प्लैटिनम है तो एक्टिवेशन एनर्जी 57 किलो जूल प्रति मोल, दैट इज़ अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। ऋणात्मक उत्प्रेरक वही अभिक्रिया है दोबारा, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अगर करवाई जाए तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। हम तुलना कर सकते हैं इनकी, आप इन उदाहरणों को भी लिख सकते हैं। ऊपर जो उदाहरण दे रहे हैं वो भाषा में है, इनको हमने समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया, तो आप दोनों तरह से इनको लिख सकते हैं। और उदाहरण देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का। सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की दर एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में घट जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है, जिससे पेट्रोल अपस्फोटन का जो वेग है, दर है, वह कम हो जाती है। तो यहाँ पर टेट्रा एथिल लेड TEL ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः का मतलब होता है स्वयं। जब अभिकारक उत्पाद खुद रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, अर्थात अभिक्रिया का वेग बदल दे, उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। मतलब अभिक्रिया अपने आप शुरू हुई, उसमें कुछ उत्पाद बना और उस उत्पाद ने बनते ही अभिक्रिया के वेग को बदल दिया, तब हम उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। इसका एग्जाम्पल देखिए, एस्टर वह ग्रुप है जिसमें C+O होता है बीच में। ये देखिए बीच में C+O नज़र आ रहा है आपको, और इसके एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ C2H5। एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ जुड़े रहते हैं। इसका जब जल अपघटन होता है, अर्थात यह जल की उपस्थिति में टूटता है, तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे इसमें अगर एथिल एसीटेट है तो बनेगा एसिटिक अम्ल, और एथिल अल्कोहल ये बनते हैं, ये है एथिल अल्कोहल, इसके टूटने पर बनते हैं। तो इसमें जो CH3COOH बनता है वही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य भी करने लगता है, तो वह स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण है। आगे है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कुछ अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया की वजह से बढ़ जाता है, इसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। मतलब दो अभिक्रियाएं एक साथ करवा ली जाती हैं, एक दूसरे के साथ साथ करवा ली जाती हैं एक ही वातावरण में,
तो उसमें एक अभिक्रिया के वेग को दूसरी अभिक्रिया बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, जब सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो बहुत स्पीड से होता है, और यदि सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो होता ही नहीं। तो अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को इकट्ठा ले लिया जाए एक ही पात्र में, और फिर उनका ऑक्सीकरण एक साथ करवाया जाए तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर ये अभिक्रिया, या हम ये कहें कि ये सोडियम सल्फाइड प्रेरित उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। जो अभिक्रिया नॉर्मली प्राकृतिक रूप से नहीं होती उसको करवाने का कार्य कर रहा है। तो 4 प्रकार के उत्प्रेरक पड़े। धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है, स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही आगे जा कर के उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, और प्रेरित उत्प्रेरक 2 अभिक्रियाएं एक साथ करवाई जाती हैं जिनमें एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायता करती है, वो है प्रेरित उत्प्रेरक। ये जो हमने पढ़े ये थे उत्प्रेरक के प्रकार। अब हमें पढ़ने हैं उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरक पदार्थ है और उत्प्रेरण क्रिया है। तो उत्प्रेरण के प्रकार, पहला है समांगी उत्प्रेरण। यदि क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक सभी की प्रावस्था, 3 प्रावस्थाएं आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की प्रावस्था समान हो तब उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण एग्जाम्पल है, शीशा कक्ष विधि में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई जाती है, तो इसमें इन तीनों की प्रावस्थाएं समान हैं और काम में आने वाला उत्प्रेरक वो भी गैसीय अवस्था में है। तो ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और एग्जाम्पल देखिए, एस्टर का जल अपघटन जब अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है, अभी पीछे एस्टर का जल अपघटन हमने पढ़ा था, तो उसमें सभी क्रियाकारक और उत्प्रेरक द्रव अवस्था में होते हैं। ये भी समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अब पढ़ना है समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। समांगी उत्प्रेरण कैसे होता है, किस प्रकार से यहाँ उत्प्रेरक काम करता है, उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के वेग को बदलता है। इसमें जो हमें धारणा या सिद्धांत पढ़ना है वो पढ़ना है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, जिसके अनुसार उत्प्रेरक किसी एक क्रियाकारक के साथ जुड़ जाता है और मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। ये आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है कि क्रियाकारकों में से किसी एक क्रियाकारक के साथ उत्प्रेरक जुड़ेगा और एक मध्यवर्ती उत्पाद का मतलब जो वास्तव में जो हमें चाहिए वो उत्पाद नहीं है, मध्यवर्ती यौगिक भी कहते हैं इसको, बना लेता है। वो कम समय के लिए टिकेगा, उसकी लाइफ कम होती है, यह यौगिक अस्थायी होता है और अब बचे हुए दूसरे अभिकारक से क्रिया करता है और उत्पाद बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक अभिक्रिया है A+B जिसमें AB नाम का उत्पाद बनेगा और इसमें X उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो पहले उत्प्रेरक किसी एक क्रियाकारक से जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। A और X मिलकर के बनाएंगे AX। अब यह मध्यवर्ती जो बनेगा वह दूसरे क्रियाकारक के साथ जुड़ेगा, क्रिया करेगा और उत्पाद बन जाएगा। जैसे AX है, यह B के साथ जुड़ रहा है और उत्पाद बन रहा है AB, और उत्प्रेरक स्वयं फ्री हो गया। और फ्री होने के बाद क्या होगा, यह और क्रियाकारकों से जुड़ेगा और मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा और क्रिया लगातार आगे चलती रहेगी। इस प्रकार से चलती रहती है। अब देखिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, केवल एक ऑक्सीजन परमाणु उसमें काम आता है, हाफ ऑक्सीजन बोलते हैं हम उसको, क्योंकि क्रिया तो O2 करेगा हमेशा। और यह
नाइट्रिक ऑक्साइड NO की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये संपूर्ण अभिक्रिया है, ध्यान देंगे इस बात पे, पूरी अभिक्रिया ये है। अब हम उसके स्टेप पढ़ रहे हैं। NO ये उत्प्रेरक हुआ, ये 2 अभिकारक हुए। इस अभिकारक से NO क्रिया करता है, NO प्लस हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन का मतलब सिंगल, एक O, तो NO2 बनेगा। यह माध्यमिक यौगिक है, इसको मध्यवर्ती यौगिक या माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। अब यह माध्यमिक यौगिक दूसरे क्रियाकारक SO2 के साथ क्रिया करता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके साथ अभी जुड़ी थी वो इसके साथ जुड़ जाएगी SO3, और NO जैसा था वैसा का वैसा वापस मुक्त हो जाता है। तो ये समांगी उत्प्रेरण में माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, जिसमें क्रियाकारक किसी एक क्रियाकारक से जुड़कर पहले उत्प्रेरक मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा, फिर वह मध्यवर्ती यौगिक दूसरे क्रियाकारक से जुड़ेगा और उत्पाद बनकर के उत्प्रेरक फ्री हो जाएगा या निकल जाएगा। अब ये जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, यह कुछ स्थानों पर फेल भी हो जाता है, या हम कहें कि असफल रहता है। तो वो देखिए, तो देखिए यह सिद्धांत कहाँ पर काम नहीं करता। विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है अभी पढ़ लेंगे, उसको क्रियाविधि को ये नहीं समझाता। उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि तथा सक्रिय केंद्रों के महत्व को भी नहीं समझाता। ये जितना भी हमने यहाँ पर शब्द नए आ रहे हैं आपके सामने, एक बार आप इनको याद कर लें, इनको समझ लें कि आपको ये लिखना है। इन सभी शब्दों को हम आगे के टॉपिक्स में समझ लेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। तो विषमांगी उत्प्रेरण में को नहीं समझाता, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को नहीं समझाता, और सक्रिय केंद्रों का महत्व भी नहीं बताता। नेक्स्ट है विषमांगी उत्प्रेरण। जब क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तब उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तुलना कीजिए, समांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान थी, वो था समांगी उत्प्रेरण। और जिसमें अलग अलग होती हैं वो होता है विषमांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल है तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, मतलब तेलों में जब हाइड्रोजन जोड़ दी जाती है तब बनता है वनस्पति घी। उसमें निकल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो वनस्पति तेल ये द्रव अवस्था में हुआ, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में हो गई, और जो उत्प्रेरक निकल है वह सॉलिड या ठोस अवस्था में हो गया, और घी बना वो भी सॉलिड अवस्था में। तो इसमें आपको अलग अलग प्रावस्थाएं नज़र आ रही हैं। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ऐसा ही एक और उदाहरण है अमोनिया गैस का। N2 गैस के रूप में, 3H2 हाइड्रोजन ये भी गैस के रूप में, लेकिन इसमें उत्प्रेरक आयरन सॉलिड फॉर्म में, और अमोनिया भी गैस के रूप में। तो ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। अब है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, कि विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का क्या योगदान है। हमने समांगी उत्प्रेरण का जो सिद्धांत पढ़ा था वो था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण का जो सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत का मतलब होता है यह क्रिया कैसे होती है, तो वो है अधिशोषण सिद्धांत, या अधिशोषण की सहायता से विषमांगी उत्प्रेरण होता है, उसको समझेंगे। देखें इसको, बहुत सारी गैसीय अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। जैसे अभी अभी हमने अमोनिया का एग्जाम्पल ऊपर देखा था हैबर विधि का, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सॉलिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करती हैं आपस में। तो इसमें क्या होता है, ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकता के कारण सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। जो ठोस उत्प्रेरक होता है उसके पृष्ठ पर जहाँ पर क्रिया होनी है वहाँ पर कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं। सक्रिय केंद्र मतलब जहाँ पर अभिक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होगी, जहाँ पर क्रियाकारक आकर के टिकेंगे और आपस में क्रिया करेंगे, उन्हें सक्रिय केंद्र कहा जाता है। अभी पीछे हमने
समांगी उत्प्रेरण के जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत था उसमें पढ़ा था, एक लिमिटेशन पड़ी थी कि सक्रिय केंद्रों के महत्व को नहीं बताता। तो सक्रिय केंद्र क्या होते हैं आपने समझ लिया, पृष्ठ पर उपस्थित वे स्थल जहाँ पर मुक्त संयोजकताएं होने के कारण क्रिया ज़्यादा तेजी से होती है, जहाँ पर क्रियाकारक आकर के टिक सकते हैं और क्रिया कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सक्रिय केंद्र होते हैं क्रियाकारक अणु इन सक्रिय अणुओं के साथ बंध बनाकर ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। इन सक्रिय केंद्रों पर क्रियाकारक अधिशोषित हो जाएंगे। अधिशोषित अणु उत्प्रेरक के साथ सक्रिय संकर का निर्माण करते हैं जो अपघटित होकर उत्पाद में बदल जाता है। और उत्पादों का पृष्ठ से विशोषण, विशोषण मतलब अधिशोषण में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी जिसमें एक विशोषण थी, अधिशोषित पदार्थ का हट जाना, उसे विशोषण कहा जाता है। तो वो हो जाता है। अब इसको ब्रीफ में फिर से समझिए, इसको देखिए। इसमें जो ठोस उत्प्रेरक है उस पर कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन सक्रिय केंद्रों पर क्रियाकारक अधिशोषित होते हैं और फिर आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद बनते हैं। ये उत्पाद भी उन्हीं सक्रिय केंद्रों पर या उन्हीं जो ठोस उत्प्रेरक है उसके ऊपर उपस्थित रहता है और बाद में उसका विशोषण हो जाता है। तो क्रियाकारकों का हुआ था अधिशोषण। क्रियाकारक आकर के आप ये समझिए कि चिपके थे उत्प्रेरक पर या उस पर आकर के टिके थे और जो उत्पाद है वो वहाँ से अलग हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। तो उत्प्रेरक जैसा था वैसा का वैसा पड़ा रहता है। अब देखिए इनसे किन किन बिंदुओं की व्याख्या हुई। नंबर 1, उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण, अधिशोषण किसका हुआ, क्रियाकारक का, और विशोषण, विशोषण किसका हुआ, उत्पाद का, होता रहता है। अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा भी सफिशिएंट रहती है। दूसरा, विशोषण के बाद उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः उत्प्रेरक जैसा था वैसा पड़ा रहता है। क्रियाकारक उत्प्रेरक की पृष्ठ पर रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं जिससे अधिशोषण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। इसे समझिए, आपको अभी अभी बताया था कि किसी भी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारकों को एक विशेष ऊर्जा चाहिए होती है जिसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और आपने पीछे वाले पाठ में, इसी पाठ में पीछे टॉपिक अधिशोषण में ये भी पढ़ा कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ताप की वृद्धि होती है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था चने का, चने भिगोते हैं जब। तो अब इसमें क्या होगा, जो अधिशोषण ऊर्जा मुक्त होगी वह अधिशोषण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है जिससे अभिक्रिया तेजी से होती है। अब आगे है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं या उत्प्रेरक की क्रिया को कम कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो उत्प्रेरक विष कैसे कार्य करते हैं वो हमें यह सिद्धांत बताता है कि जब हम क्रिया को कम करवाना है, हम ये चाहते हैं कि उत्प्रेरक कम काम करे, तो हम उसमें उत्प्रेरक विष मिला देते हैं। तो वह उत्प्रेरक विष भी अधिशोषित हो जाता है उत्प्रेरक की सतह पर और वो वहाँ पर जगह घेर लेगा, उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों को घेर लेगा और क्रियाकारकों को वहाँ आकर के टिकने को स्थान नहीं मिलेगा तो क्रिया भी नहीं होगी। तो इस प्रकार उत्प्रेरक विष कार्य करता है। इसको दोबारा समझते हैं। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? उत्प्रेरक विष जब डाला जाएगा तो वह उत्प्रेरक के पृष्ठ पर आकर के जुड़ जाएगा, सक्रिय केंद्रों को घेर लेगा जिससे क्रियाकारक वहाँ पर नहीं रुक पाएंगे और क्रिया आगे नहीं होगी। आगे है वर्धक उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक स्वयं भी क्रिया के वेग को बदल रहा है और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वो इस प्रकार से अधिशोषित होंगे कि सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक विष ने सक्रिय केंद्र घेर लिए थे जिससे सक्रिय केंद्र कम हो गए थे। यहाँ पर उनका अधिशोषण उत्प्रेरक वर्धक का इस प्रकार होता है कि सक्रिय केंद्र बढ़ जाते हैं जिससे क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने आज उत्प्रेरक
उत्प्रेरण, इनकी परिभाषा की, उत्प्रेरक के प्रकार किए, उत्प्रेरण के प्रकार किए और उत्प्रेरण की क्रियाविधि, दोनों प्रकार की समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधियाँ थी उनके बारे में जाना। अब हमें एक विशेष उत्प्रेरण पढ़ना है जिसे कहा जाता है एंजाइम उत्प्रेरण। ये ध्यान रखेंगे, ये जो क्रियाएं अब हम पढ़ेंगे ये होंगी सजीवों के अंदर, पौधों और जंतुओं के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। उनमें जो उत्प्रेरक होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण और समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस उत्प्रेरण के टॉपिक को या उत्प्रेरक वाले जो भाग है इस पाठ का उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।